नमस्कार, मैं बलवान सिंह। आज की इस वीडियो में हम 8वीं कक्षा की इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 3 का 7वां अध्याय देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करने का दूसरा भाग करेंगे। एक भाग जो है मैं इसका पहले करवा चुका हूँ और आज हम दूसरा भाग जो है वो शुरू करते हैं। व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र या वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया है कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने में कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। वाणिज्य मतलब जब वस्तुओं का क्रय विक्रय हम लाभ प्राप्ति के लिए करते हैं, लेन देन, तो उसको हम वाणिज्यिक गतिविधि कह सकते हैं। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से, यानी यूरोप के लोग किस प्रकार का जीवन जीते हैं, तरीका कौन सा अपनाते हैं, उसको जीवन शैली कहते हैं, से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी क्योंकि यह तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूर्व का साहित्य, पूर्व का यानी जो एशिया के जो देश हैं उनका जो साहित्य है, खासकर भारत का पूर्व का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा, त्रुटि यानी गलतियाँ, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व, जिम्मेवारी और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है। यानी ये जो साहित्य, पूर्व का साहित्य, उनके अनुसार, अंग्रेजों के अनुसार क्या था कि ये गलतियों से भरा हुआ है और इसमें जो है इससे लोगों को दायित्व या समर्पण का भाव पैदा नहीं होता और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। जो 1854 का नीति पत्र है, इसको हम क्या कहते हैं? वुड्स डिस्पैच भी कहते हैं। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, जो 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, जो मेरठ से शुरू हुआ था, तो उस समय
कलकत्ता, मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क, ये जो गुलाबी रंग का कॉलम है इसमें देखिए, 1854 के वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों की निर्णायक विजय का संकेत था। प्राच्यवादी ज्ञान कौन सा? जो एशिया के भाषाओं का और जो यहाँ के साहित्यों का जो ज्ञान है उसको प्राच्यवादी ज्ञान कहते हैं। इसमें कहा गया था, हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतर कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रचार करना है। नैतिक शिक्षा की मांग। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः श्रीरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया, प्रेस, और 1818 में एक कॉलेज भी खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती। ये जो चित्र दिया हुआ है, स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम केरे, जिसने श्रीरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की थी, उसका चित्र है ये कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित श्रीरामपुर कॉलेज है। ये वाला अभी ऊपर आपको बताया था कि जो है कॉलेज 1818 में जो है कॉलेज खोला गया था और 1800 में एक छापाखाना भी लगाया गया था। ये कॉलेज की तस्वीर है। स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ? जब मिशनरी आए तो उस समय फिर क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं? और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? विलियम एडम की रिपोर्ट। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था।
एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वो बड़ी दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं, स्कूल। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आम तौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। यानी छोटे छोटे स्कूल थे और प्रत्येक स्कूल में आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। संपन्न यानी धनवान लोग, अमीर लोग। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी। छपी हुई किताबें नहीं होती थी। पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी। बेंच और कुर्सियां नहीं होती थी। ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे। अलग से कक्षाएं लेने, बच्चे की हाजिरी लेने का कोई इंतज़ाम नहीं होता था। सालाना इम्तहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में ही चलती थी, तो कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था। सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे, यानी टीचर। यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है, एक ग्रामीण पाठशाला है। यहाँ फ्रांसवा साल्विन नामक डच पेंटर द्वारा बनाया गया चित्र है। ये फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिर में भारत आए थे। अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया है। यहाँ पर ये जो चित्र जो दिखाया गया है इसको आप देख सकते हैं, ये एक पाठशाला का ही चित्र है। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्राय खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। नई दिनचर्या, नए नियम। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। अर्थात उच्च शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया और जो स्थानीय पाठशालाएं जो हमें अभी जिक्र कर रहे थे इनके कामकाज पर ज़्यादा जो है दखल अंदाजी नहीं की, हस्तक्षेप नहीं किया। 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। इसके लिए क्या किया जा सकता था? कंपनी ने क्या कदम उठाए?
सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देख रेख का जिम्मा सौंपा जाता था। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहाँ अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, यानी फीस जो भी मिल होता है, नियमित रूप से कक्षा में आए, तय सीट पर बैठें, यानी जो उनकी सीट है उसी पर बैठें और अनुशासन के नियमों का पालन करें। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। सरकारी अनुदान यानी ग्रांट, सरकार द्वारा उन्हें ग्रांट दी जाने लगी। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थीं, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों को स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता। यहाँ पर देखिए कुछ गतिविधियाँ दी हुई है। कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं। अब बताएं कि सरकार द्वारा नियंत्रित पाठशालाओं पर आपकी क्या राय होगी। क्या आपको मालूम है कि प्राथमिक स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों में से लगभग 50% बच्चे 13-14 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते स्कूल छोड़ चुके होते हैं। क्या आप बता सकते हैं इस स्थिति के क्या कारण हैं? यह चित्र दिया है अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ने 15 जनवरी 1908 को बॉम्बे, यानी मुंबई में, आजकल मुंबई है, पहले बॉम्बे बोलते थे, में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अरविंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सके। यानी कोई पढ़ाई के साथ साथ में कुछ ऐसी भी चीज़ें सीखनी चाहिए ताकि वे जो है अपना काम चला सके, अपना रोजगार खुद चला सके। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलाव से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था
कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बारे में आप अध्याय नंबर 9 में भी पढ़ेंगे, परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में से थे। देखिए उनका क्या कहना है, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। इस वीडियो में आज इतना ही करेंगे। बाकी का जो भाग है, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, ये इससे अगली वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को जो है करेंगे। इसके बाद जो है 3 पेज और हैं आगे, उनको हम इससे अगली वीडियो में बताएंगे। अब आप इस वीडियो को अच्छी तरह से सुने, पढ़ें और समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।